फिजिक्स के PYQ सेक्शन में आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वह है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में जो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो क्वेश्चन है स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस होता है जो पतले से तार का थिकनेस नापने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, थिकनेस नापने के लिए हम लोग जो मेजरमेंट निकलेगा उसको मान लो कहते हैं कि रीडिंग है। तो किसी भी वायर की जो थिकनेस की जो रीडिंग निकलेगी वो कितनी होगी? वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस जीरो एरर। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें मेन स्केल रीडिंग दी हुई है। मेन स्केल रीडिंग कितनी दी हुई है? मेन स्केल रीडिंग दी हुई है 5 mm। फिर अगला दिया हुआ है वर्नियर स्केल रीडिंग या जो जिससे वो कंसाइड करता है, तो वो कितना दिया? वर्नियर स्केल रीडिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 डिवीजन। और लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट क्या होता है? जो मिनिमम रीडिंग किसी भी डिवाइस से ली जा सकती है, किसी भी डिवाइस से जो मिनिमम रीडिंग ली जा सकती है उसी को उसका क्या कहते हैं? हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल देखिए हम लोग, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो मेरे पास पहला डिवाइस हो गया, मान लो कि स्केल है। स्केल में सबसे छोटा रीडिंग कितना ले सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करें इसके बाद थोड़ा सा डेलिकेट डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक जीरो बढ़ा दो तो 0.01 सेंटीमीटर। अगर इसके बात करें हम लोग स्क्रू गेज का, तो स्क्रू गेज का कितना हो जाता है? स्क्रू गेज का हो जाएगा एक जीरो और बढ़ा तो 0.001 सेंटीमीटर। ये सारी जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो किस में दी हुई हैं? सेंटीमीटर में दी हुई हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है यूनिट किस पे दिया होगा, तो सेंटीमीटर पे दिया होगा। ठीक है, इस अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में स्क्रू गेज यूज हुआ है, इस लिस्ट काउंट की वैल्यू कितना ले लेंगे? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में कि जीरो एरर की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो जीरो एरर जो है इस क्वेश्चन में दिया है -0.004। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर मिल जाएगी। अब ध्यान देंगे ये भी सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी सेंटीमीटर में लिए हैं, लेकिन ये तो mm में दिया है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? mm को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। तो क्या निकलेगा? रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मेन स्केल रीडिंग हो गया 0.5, फिर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? वर्नियर स्केल रीडिंग है 25 इंटू 0.001, लिस्ट काउंट हो गया, और प्लस वैल्यू कितनी दी हुई है एरर की? 0.004। सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 0.529। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसका परसेंटेज एरर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। तो एरर के प्रोपोगेशन के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? एरर के प्रोपोगेशन के लिए मेरे पास तीन टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के बेसिकली क्वेश्चन होंगे। एक होगा एडिशन का, एक होगा सब्ट्रैक्शन का। तो क्या ध्यान देंगे हम लोग कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो फिजिकल क्वांटिटी में तो एरर ऐड हो जाता है, एरर को हमेशा ऐड करते हैं। और अगर क्वेश्चन हो किसका? मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, तो क्या करते हैं हम लोग? रिलेटिव एरर को किसको ऐड करेंगे? रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं, को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एरर को ऐड ही करेंगे। या परसेंटेज एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें हम लोग, तो अगर मान लो कि ए की जो वैल्यू है वो है बी प्लस या माइनस सी, पूछा कि एरर इन ए कितना होगा, तो होगा डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर हमेशा ऐड होता है। सिमिलरली अगर ए इज इक्वल्स टू बोल दें बी इंटू सी, तो जो एरर होगा वो क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस या इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, ये फॉर्मूला हो गया एडिशन के लिए, ये फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, एक और ऐसी कॉन्सेप्ट बन करके आएगा कि अगर एक्सपोनेंट में हो तो क्या हो। इसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन है, एकदम आराम समझते हैं। क्वेश्चन है a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 अपॉन c का पावर -3 और d की पावर हो गई 5/3 ऐसा। और क्वेश्चन बोलता है ये x है। तो क्वेश्चन है कि इस x की वैल्यू में एरर कितना आएगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x, दैट इज परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 4/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर? पावर नेगेटिव था। पावर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एरर हमेशा ऐड होता है, एरर हमेशा ऐड ही करना होता है। उससे मतलब नहीं है कि क्वांटिटी के साथ क्या हो रहा है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं और रिलेटिव एरर में भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई एक्स क्वांटिटी है, क्वांटिटी का नाम क्या दिया हुआ है? एक्स, किसी क्वांटिटी की वैल्यू दी हुई है, और जो एक्स की वैल्यू दी हुई है वो एक्स जो है वो कितना है? ए रेज टू पावर 2 है, बी रेज टू पावर 1/2 है, सी का रेज टू पावर 1/3 है और डी रेज टू पावर 3 है। क्वेश्चन है कि परसेंटेज एरर इन एक्स कितना होगा।
तो परसेंटेज एरर इन एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? हम लोग चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, जो पावर था वो नीचे आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, जो पावर था वो नीचे आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी, जो पावर था वो नीचे आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी, और जो पावर था वो नीचे आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है इसमें, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है कि परसेंटेज एरर कितना कितना है सबका। ठीक है, तो ए का एरर कितना दिया हुआ है 1%, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू बी का एरर कितना दिया हुआ है? बी का एरर दिया हुआ है 2, तो इंटू 2 1/3, और सी का एरर कितना दिया हुआ है? सी का एरर दिया हुआ है 3 प्लस 3 इंटू, और डी का एरर कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, जब एरर की वैल्यू दी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बच रहा है 1 प्लस 1 प्लस 12, तो ये टोटल सॉल्व करने में कितना जाएगा 16%। ठीक है, इस हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? इस चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो टॉपिक है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। देखिए क्या होता है कि चैप्टर जो है कंडक्टिविटी वाला चैप्टर जनरली बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बाकी यूनिट तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे dq अपॉन dt, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे माइनस के, ए एरिया हो गया, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोगों को निकालना है, इस के का यूनिट निकालना है। ठीक है, अब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, के का निकालना है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। ठीक है, और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर। जो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 मीटर से एक स्क्वायर इस मीटर से कैंसिल हो गया, सिर्फ साइड चेंज करने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए? जूल पर सेकेंड इंटू मीटर अपॉन इंटू सॉरी, ये मीटर नीचे आ जाएगा और ये केल्विन भी नीचे आ जाएगा, ये निकल जाएगा, ये केल्विन है। ठीक है, और ये है के, तो इस के को के रहने देते हैं और इसको ये वाला केल्विन नीचे आ गया। अब समझिए बताइए क्या होगा, इसको ब्रैकेट ये के की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब इसमें जो यूनिट दी हुई है वो दिया है जूल मीटर पर केल्विन, जूल पर सेकेंड मीटर पर केल्विन। पहला तो ऑप्शन गलत लग रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जूल पर मीटर, तो जूल भी है, पर मीटर भी है, पर केल्विन भी है, पर सेकेंड नहीं आ रहा है। थर्ड में क्या दिया हुआ है? वॉट मीटर, अब वॉट आ गया। वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड को वॉट भी कहते हैं, तो इस यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। कैसा यूनिट बन जाएगा बताइए? क्या आया था? जूल पर सेकेंड मीटर के इक्वल्स टू के आया था, इसी के की यूनिट निकालनी थी। जूल पर सेकेंड को क्या बोल सकते हैं हम लोग? जूल पर सेकेंड को कह सकते हैं वॉट। ये जो नीचे में था ऊपर जाएगा तो मीटर का इनवर्स, और ये जो केल्विन है ऊपर जाएगा तो केल्विन का इनवर्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन में क्या देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिंपल रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, हम लोग उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या ध्यान देंगे हम लोग कि जैसे पढ़े होंगे हम लोग कि 2 + 0.24 कितना आएगा, तो हम लोग का आंसर कितना निकलना चाहिए? एक्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2.24, ये एक्जैक्ट आंसर है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सही है या गलत, इसका कंक्लूजन हम लोग इसको देख करके डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन में दो वैल्यूज हैं, उनको माइनस करना है, तो 9.99 को माइनस करना है 0.0099 से। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान देंगे हम लोग कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो जिसमें डेसिमल के बाद कम नंबर है आंसर में भी उतने ही आने चाहिए। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2, इसमें डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। किसमें कम आ रहे हैं? ऊपर वाले में, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, बस इतना ही रूल है, बाकी कोई रूल नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर मान लेते हैं 2 0, या तो पहले ही राउंड अप करके भी माइनस कर सकते हैं। 10 में से 9 माइनस किए तो 1 बचा, 9 में से 9 माइनस किए तो 0 आया, ये कैरी दे चुका था, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9.0। तो एक्जैक्ट आंसर कितना है? एक्जैक्ट आंसर आ रहा है 0.9801। और सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट्स थे पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद, वही आंसर होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद इसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट इसमें आएंगे कम, तो आंसर हो जाएगा 0.98, ये आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5,
डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चंस बनाते समय हम लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन जब बनाएंगे हम लोग, तो हम लोगों के पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला जैसे लेंथ का L है, मास का M है और टाइम का T है। ठीक है, अब इन्हीं के रिस्पेक्ट में, इन्हीं के पावर के फॉर्म पे सारे यूनिट निकालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि प्रेशर का क्या होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अगर याद हो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2 और एरिया का फॉर्मूला होता है L²। एक L से इस L को काट देंगे तो क्या बन जाएगा mL-1T-2। इसी को डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर कहते हैं। अब फिर से इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा किसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है? स्ट्रेस का। तो जो स्ट्रेस होता है वो भी होता है फोर्स अपॉन एरिया ही। तो अगर ये भी फोर्स अपॉन एरिया है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या निकलेगा? mL-1T-2। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, देख के बताइए। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्क्रू गेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि पिच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पिच क्या होता है? लिस्ट काउंट जो निकालते हैं हम लोग, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। लिस्ट काउंट निकालने का जुगाड़ यही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट पहले बता चुका था। लिस्ट काउंट की जो वैल्यू होती है वो होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो लिस्ट काउंट अगर निकालना हो तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, एक स्क्रू गेज दिया हुआ है। इसमें बोला है कि लिस्ट काउंट की जो वैल्यू है, लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी थी? 0.01 mm। अब याद होगा मैं तो पढ़ाया था 0.001 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में है और ये mm में है, तो इसलिए पॉइंट के बाद एक जीरो कम हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है कि जो सर्कुलर टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है उसकी संख्या कितनी दी हुई है? जो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर्कुलर डिवीजन की वैल्यू दी हुई है 50 डिवीजन्स। और लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.01 और सर्कुलर कितने दी स्केल में? 50। बस इन दोनों को डिवाइड करना है तो हम लोग के पास लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आ जाता है। तो अगर फॉर्मूला देखें हम लोग तो क्या निकलेगा बताइए? पिच का फॉर्मूला क्या निकलेगा? पिच इक्वल्स टू क्या निकलेगा? पिच इक्वल्स टू लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.01 इंटू 50। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 mm। ये क्या निकल जाएगा? पिच निकल जाएगा। ठीक है, तो 0.5 mm कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 डिग्री में 1 मिनट में कितने रेडियंस होंगे, या इसका उल्टा क्वेश्चन जैसा भी पूछ लेते हैं। सब सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? हम लोग एक फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक सर्कल की बात करें तो एक सर्कल में टोटल डिग्री कितना होता है? 360 और टोटल रेडियन कितना होता है? 2 पाई। तो ऐसा बोल सकते हैं 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई करें इसको, इस 2 से इसको 2 को काटें तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन कह सकते हैं। इसी को यूज करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल्स टू रेडियन अपॉन पाई। इस फॉर्मूले को लगाने पे सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, डिग्री अपॉन 180 इक्वल्स टू रेडियन अपॉन पाई। ऐसे क्वेश्चन पूछा कि 30 डिग्री में कितने रेडियन, तो डी की वैल्यू होगी 30 अपॉन 180 इंटू या इक्वल्स टू आर अपॉन पाई। इसको कैंसिल आउट कर दिए तो बचा 6। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई? पाई/6। ये आंसर हो गया। ठीक है, इस और क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि 1 डिग्री में कितना रेडियन, अब ये क्वेश्चन हो गया कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो फिर से वैसे पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू आर अपॉन पाई। तो आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी? आर इक्वल्स निकल जाएगा पाई अपॉन 180। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 मिनट में कितना रेडियन, अब एक चीज़ और याद रखिए कि इसको बार बार सॉल्व नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस तो एकदम याद होने चाहिए। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, मिनट से सेकंड, सेकंड से मिनट, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली याद करें ज़्यादा सही है। फिर भी ठीक है। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या बोलता है? डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/60 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू आर अपॉन पाई। सिंपली पुट करने पे आंसर मिल जाएगा। पाई को ऊपर भेज देते हैं तो पाई अपॉन 60 इंटू 180 इज इक्वल्स टू आर। सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। सिंप्लीफाई करें, सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसका आंसर क्या निकल रहा है? इसका आंसर निकल रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक
उसकी रीडिंग दी हुई है, बोला परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी होगी निकाल के बताइए, या व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर इन द ऑब्जर्वेशन, परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना है इनमें से देख के बताना है, ठीक है। तो एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो एरर में हम लोग के पास मान लो कि फिजिकल क्वांटिटी है A1 A2 A3 A4 ऐसा कई फिजिकल क्वांटिटीज़ दी होंगी, ठीक है। पहले निकालेंगे हम लोग मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकाल सकते हो बताओ, मीन वैल्यू का फॉर्मूला होगा A1 + A2 + A3 जितने भी डाटा हैं डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वो निकल जाएगा A बार। अब इस A बार से इस A1 को फिर A2 को फिर A3 को फिर A4 से माइनस करेंगे, माइनस करने पे मिल जाएगा एरर। अब जो एरर आएगा वो होगा पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन एरर तो हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, इसलिए हम लोग उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अब उस पॉजिटिव एरर को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने पे हम लोग के पास निकल जाएगा रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब इसी का जो मीन होगा इसी को हम लोग बोल देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद उसी से परसेंटेज निकलेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 1.25 दी हुई ये वैल्यू पहला, दूसरा वैल्यू दी है 1.24, तीसरी वैल्यू दी है 1.27, चौथी वैल्यू दी है 1.21, 1.28, सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब जितना भी ऑब्जर्वेशन आया है इन सबको ऐड करने के बाद कितना से डिवाइड करेंगे, कितनी डाटा हो गई 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल ऐड करना, सिंपल ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करना। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन में सबको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐड करके डिवाइड करने के बाद ए के बार की वैल्यू जो निकलेगी, ए बार की वैल्यू निकल जा रही है 1.25 सेकेंड। अब लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली ऐड करके 5 से डिवाइड करें। अब इस 1.25 को इससे माइनस किया तो पहला डेल्टा ए मिला, वो हो जाएगा 0, सीधा मॉड निकाल दे रहे हैं, डेल्टा A1 बोलते हैं। डेल्टा A2 अगर निकालने की कोशिश करें, इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 0.1। अगला इससे माइनस कीजिए, डेल्टा A3 निकलेगा, वो कितना होगा 0.2। डेल्टा A4 कितना निकलेगा, फिर से माइनस करेंगे इसको तो 0.4। डेल्टा A5 कितना निकलेगा, इन दोनों को माइनस, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, एरर हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दें, तो 0.3, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे तो 1 2 4 और 3 को ऐड करके 5 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐड करने पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 6 4 10, तो 1.0, तो ये 0.1/5 डिवाइड करेंगे तो 0.02 आंसर आ गया, ठीक है। ये निकल गया क्या, एरर इन ए निकल गया। अब आंसर में तो 0.02 नहीं दिया, क्वेश्चन पूछा है रिलेटिव एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कितना होगा। तो टोटल एरर कितना निकला 0.02, उसको डिवाइड कर देंगे कितना से 1.25 से और इंटू करेंगे 100 से, तब ना परसेंटेज निकलेगा। टोटल क्वांटिटी ऊपर में जितना एरर था इंटू 100, मतलब डेल्टा A/A इंटू 100 ये फॉर्मूला हो जाएगा। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो एक बार कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0.02/1.25 था इंटू 100। अगर ऊपर नीचे में पॉइंट के बाद बराबर डिजिट है तो पॉइंट को सिंपली हटा सकते हैं, तो बच जाएगा 2/125 इंटू 100। 5 से कैंसिल आउट करने पे ये हो जाएगा 20, या सिंपली 25 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर बन जाए तो 20, ये हो जाएगा 4 और 25 से अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8/5, जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो 1.6 आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हाट्स डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं कि किसके पावर की वैल्यू निकाले तो आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, सब में f का पावर 1 है तो f का पावर 1 है, a का पावर 3 ऑब्जर्वेशन में 1 है, और t के पावर सभी 2 ऑब्जर्वेशन में, 3 ऑब्जर्वेशन में लगेगा। तो अगर t के पावर डायरेक्टली कैलकुलेट कर दूँ तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करके देखते हैं कि हो सकता है निकल जाए, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, हाफ mv² भी यूज़ कर सकते हो, mgh यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूले को यूज़ करके इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एनर्जी अगर याद है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL2T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का निकल गया। अगला है मेरे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2। अगला है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है LT-2। लास्ट है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है T। अब क्वेश्चन है कि इनके डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एनर्जी है उसकी जो वैल्यू होगी वो फोर्स के पावर A, एरिया के पावर B
और टाइम के पावर सी पे डिपेंड करती है। इसको आगे पीछे भी ले सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ए का इसको इंटरचेंज करके भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस हिसाब से सोचें तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ml2t-2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ का डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या हो गया, ml-t-2 रेज टू पावर a। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला lt-2 रेज टू पावर b और t रेज टू पावर c। इधर के डायमेंशन फॉर्मूले को इधर के डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वेट करना है और जिसके बराबर आ जाएगा वही उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, मतलब उसी के हिसाब से वो डायमेंशन फॉर्मूला मतलब आंसर निकाल सकते हैं। अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर m का पावर कितना है 1, अब चेक कर लीजिए। यहाँ पर m का पावर है 1 तो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m का पावर है a, यहाँ पर m है ही नहीं और यहाँ पर m है ही नहीं, तो a इज इक्वल्स टू कितना निकल गया 1। तो सभी में देखिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला था सब में a की वैल्यू 1 दी हुई, तो पहले वाले से कुछ नहीं पता, चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पर है l का पावर 2 तो लिख दिया 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ l का पावर है a और यहाँ पर l का पावर है b, ठीक है, और a की वैल्यू 1 निकाली हुई है तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस b हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू बचेगा 1। तो जहाँ पर भी एक्सेलरेशन वाले का पावर 1 है वो आंसर हो सकता है, वही चीज़ बता रहा था कि a और b के पावर को इक्वेट करने पे आंसर निकाल सकता था। लास्ट बच गया पावर c को चेक कर लेता हूँ। तो पावर c यहाँ पर t की पावर है -2, यहाँ पर t का पावर है 2 और a तो -2a प्लस यहाँ पर t का पावर है -2 और b तो -2 इंटू b और प्लस c। पावर हमेशा ऐड होते हैं, एक्सपोनेंट का रूल ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पावर पे हैं, इनटू हो रही हैं, तो उनके पावर को ऐड करते हैं, इसलिए तीनों को आपस में ऐड कर दिए। तो -2 इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस c। क्या बच जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस c। -2 से -2 कैंसिल हो गया, साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो जिसमें भी c का पावर 2 है या टाइम वाले लास्ट वाले क्वांटिटी का पावर 2 है वही आंसर होगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये फिर से स्क्रू गेज आ गया, ठीक है। तो स्क्रू गेज का क्वेश्चन जो होगा उसको कैसे बनाते हैं पहले बता चुका हूँ। स्क्रू गेज के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना होता है हम लोगों को कि स्क्रू गेज के क्वेश्चन में फॉर्मूला होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर निकाल रहे होगे तो फॉर्मूला होगा रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस या माइनस जो भी हो एरर, ठीक है। अब बच गया क्या, इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो लीस्ट काउंट जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट जो होगा वो एक पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग, या तो डायरेक्टली याद भी है। इसकी वैल्यू कितनी निकलती है, इसकी वैल्यू निकलती है 0.001 सेंटीमीटर में। फिजिकल क्वांटिटीज को देखिए mm में दिया हुआ है सब, तो अगर mm में निकालना चाहते तो एक जीरो कम कर देंगे तो 0.01 mm, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में दी हुई है 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग दी हुई है 52 इंटू 0.01। अगर आंसर सेंटीमीटर में है तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं इसमें, तो इतना सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 0.052। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्लेन एंगल। अच्छा इससे पहले छूट गया क्वेश्चन मिला में छूट गया। ई जो है डिनोट्स द एनर्जी एंड जी जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ई बाई जी हैज डायमेंशन ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला याद होगा तभी सारे क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। ई का डायमेंशन फॉर्मूला है एनर्जी का और जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ई का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एनर्जी का, थोड़े पिछले वाले क्वेश्चन बनाए थे तो वो था ml2t-2। बच गया जी का। देखिए सारे जितने भी अपने पास कांस्टेंट हैं जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैपिटल जी और जितने भी अपने पास वेरिएबल होते हैं उन सबका ऐसा यूनिट डायरेक्टली याद होना चाहिए, ऐसे यूनिट के अलावा उनका डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m-1l3t-2। सिंपली डिवाइड करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, ई बाई जी बोला है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जो नेगेटिव पावर होता है जब वो ऊपर जाता है तो प्लस बन जाएगा, तो m1 पहले से था और एक -1 ऊपर आया तो +1 हो गया, वो l2 था ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, साइन चेंज करना है बस। ये t-2 था, एक t-2 और आ गया तो t-2 मतलब ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा m⁻², l⁻⁻1
और टी रेज टू पावर 0। जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो वही सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। देखिए प्लेन एंगल जो था हम लोग क्या देखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है फॉर्मूला। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, और इसकी यूनिट क्या यूज करते हैं हम लोग, रेडियन यूज करते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये तो एल से एल कट जाएगा, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ये तो कंफर्म है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट तो है रेडियन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायमेंशन बट नो यूनिट। ये तो गलत हो गया, नो यूनिट ये भी गलत है। बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट बट नो डायमेंशन, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी का ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनके भी डायमेंशन फॉर्मूला याद करेंगे। तो ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, क्या होता है फॉर्मूला, ml/T-2 चाहे तो निकाल के चेक कर सकते हैं सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml/T-2A-2। नेक्स्ट क्वांटिटी बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, दे हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज प्रेशर। अभी इससे पहले क्वेश्चन बना चुके हैं बराबर है। तो प्रेशर का जैसे डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का तो होगा नहीं, फोर्स और प्रेशर अलग अलग होते हैं, मोमेंटम का भी होगा नहीं। ऑप्शन लग रहा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ प्रेसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दोनों में से किसी एक का हो सकता है, तो चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। क्या दोनों डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर के जैसा होता है, ऊपर के दोनों नहीं कंफर्म है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यंग मॉड्यूलस जो होता है उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला इससे पहले निकाल चुके हैं। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला जो था वो प्रेशर के जैसा था, इसको प्रेशर मान ले रहा हूँ। और स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन होता है, तो दोनों तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रेशर के जैसा। तो यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर के जैसा होता है, कंफर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3rd C, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स होगा, उन दोनों के कांस्टेंट के डिवीजन करने पे कितनी वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो किसी भी हम लोग पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G × m1 m2/r², ठीक है। दोनों के इस r² से r² कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे को और इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला, इस दोनों की वैल्यू पता है हम लोग को, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 एक्चुअली 6 × 10⁻11, और बच गया चार्ज की वैल्यू दी हुई है। चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। और अगर मास को देखेंगे तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 9.1 × 10⁻31, और दूसरे वाले का मास हो जाएगा 1.6 × 10⁻27। सिंपली कैलकुलेशन करना, नंबर वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, ये 16 से 16 कट जाएगा, तो जो नंबर वाला पार्ट बचेगा सिर्फ उसी को सॉल्व करने पे भी आंसर आ जाएगा। सिर्फ 10⁻⁴ को एक्जैक्टली कैलकुलेट करना, ठीक है। 10⁻⁴ को सिंपली कैलकुलेट करने पे आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 10⁻20, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन, तो द एरर इन मेजरमेंट इज ड्यू टू इनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ द टेम्परेचर। जो एरर आ रहा है वो इनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, तो किस टाइप का एरर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एरर, क्योंकि बार बार वैल्यू चेंज हो रही होगी, इनप्रेडिक्टेबल है, इसका हम लोग कॉज नहीं पता है। जब कॉज नहीं पता होता तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है। जब कॉज पता होता है, जिसको कॉज पता होता है उसको एलिमिनेट भी किया जा सकता है, उस टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज़ के एरर को क्या कहते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3rd। अ मेटल वायर हैज मास दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एंड मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेंसिटी के हिसाब से निकाल लेते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला तो मास ही रहेगा, वॉल्यूम को लिख सकते हैं जैसा भी शेप हो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, जनरली सर्कुलर यूज़ कर रहे होंगे तो एरिया सर्कल हो जाएगा πr² और लेंथ हो जाएगी l, या सिलेंड्रिकल वायर होता है जनरली, तो वायर के हिसाब से तैयारी कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी पूछा है, तो फॉर्म देखिए यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या हो रही है, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही है। अगर फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो एरर नहीं रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है। तो डेल्टा रो अपॉन रो मतलब रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा l अपॉन l, ये फॉर्मूला चाहिए। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। सारी वैल्यूज दी हुई है। क्वेश्चन को देखिए, मास दिया है 0.4 और एरर दिया है 0.02, तो पुट कर देते हैं। तो 0.002
अपॉन 0.4 प्लस अगला क्या दिया हुआ है 2 इंटू डेल्टा आर रेडियस, तो 0.001 अपॉन 0.3, ठीक है, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल तो हो जाएगा 0.02 अपॉन 5। ठीक, इस सभी को सॉल्व करने पे जो मिलेगा वही आंसर हो। कैलकुलेशन में करने में अगर प्रॉब्लम होगी तो पहले तो पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाने के बाद सबको 100 से इंटू कर देते हैं क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट हटाता हूँ तो हो जाएगा 0.02 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, प्लस 2 इंटू 0.01 अपॉन 3 प्लस 0.02 अपॉन 5, ये हो गया पहला। अब क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 2/4 प्लस ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा 2/5, 100 इंटू करने के बाद। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा, तो अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर कितना आएगा, 1.6% आंसर हो गया। डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6%। बन जाएगा क्वेश्चन भी, तो आंसर कितना आ गया, तो सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर का क्वेश्चन है, फिर वही हो गया वर्नियर कैलिपर का इस बार क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से किसी डिवाइस का किसी स्फीयर का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डायमीटर निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है। मीन पूछा डायमीटर का, सिंपली कुछ नहीं करना है, सभी को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितने क्वांटिटी, कितने 5 से डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करना है तो फिजिकल क्वांटिटी कितनी दी हुई है, पहला हो जाएगा 3.33, फिर हो जाएगा 3.32, फिर हो जाएगा 3.34, फिर हो जाएगा 3.33, फिर 3.32। इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा। तो जब ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.328। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 3 पॉइंट सभी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया देखिए 3.328, तो आंसर क्या होगा इसका, पहला नहीं होगा। कारण क्या होगा कि पॉइंट के बाद सब में कितने डिजिट हैं, 2, और जो आंसर है उसमें कितना आ गया, 3। और आंसर में कितने आने चाहिए, जितने एडिशन हो रहा है, क्योंकि तो एडिशन करते समय क्या ध्यान देते हैं कि जो सबसे पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट होते हैं आंसर में उतना ही आना चाहिए। तो हम लोग इसमें से एक 8 को हटाने की कोशिश करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3.33। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी। ये क्वेश्चन जो था सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, बोलता है द मैकेनिकल क्वांटिटी विच है डायमेंशन रेसिप्रोकल ऑफ m-1, m-1 जिसमें हो उस फिजिकल क्वांटिटी की पहचान करनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला अगर इसका याद होता सभी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली बन जाता। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t-1। अगला क्या दिया हुआ है इसी में, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी निकाल चुके हैं, ये था ml-t-3k-2। फिर हो गया टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t-2, एनर्जी के जैसा होता है। अब बच गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अगर याद होगा तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाले थे हम लोग। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकला था m-1l3t-2। तो m-1 इसी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फिजिकल क्वांटिटी विच ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड बाई c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और e जो है वो E/4πε0r² जो है वो उसको देखेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, इस हिसाब से पता करना है कि इनमें से कौन जो है लेंथ के जैसा रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, कितने पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन बनाया, थोड़ा सा अंदर दोनों में। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाए थे जिसमें काम इतना ही करना था लेकिन बनाने का तरीका था दूसरा था। कैसे बना सकते हैं इसको, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l हो गया। अगला दिया है c है वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कितना होता है lt-1, इसका पावर a मान लेते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी सेम ही आएगा। ठीक है, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। अगला है कैपिटल G, कैपिटल G था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए m-1l3t-2 का पावर कितना हो जाएगा, b। अब बच जाता है ये E²/4πε0। देखते हैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4πε0 q1 q2/r²। अगर इस r² को इधर भेज दें तो E²/4πε0 का यूनिट निकल आएगा। क्या निकलेगा, इसका क्या होता है mlt-2 और r का क्या होता है l²। तो क्या बच जाएगा ml3t-2। ये इस फिजिकल क्वांटिटी का या किसकी बात करेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन में देखें हम लोग तो बस पुट करना है, तो l = lt-1 m-1l3t-2 और लास्ट हो जाएगा ml3t-2 सिर्फ पावर को इक्वेट करने पे आंसर आ जाएगा। एक पिछले बार बताया था कि जो कॉमन ऑब्जर्वेशन दिख रहा है उससे देख करके भी समझ सकते हैं। जैसे सब में g⁻⁴ है, इस पूरे का ⁻⁴ है, सिर्फ c का ⁻⁴ जो भी होगा, जो भी हम लोग इस a की वैल्यू अगर निकाल लें तो आंसर इजीली निकाला जा सकता है। सिर्फ a की वैल्यू से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे,
हम लोग पहले एल के पावर को इक्वेट कर देंगे, फिर एम के पावर को इक्वेट कर देंगे, फिर टी के पावर को इक्वेट कर देंगे। तो एल का पावर यहाँ पर कितना है, ए है, यहाँ पर एल का पावर कितना है, 3b है, यहाँ पर एल का पावर कितना है, 3c है। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 L1 T0, सिर्फ कंपेयर करके निकालना। ठीक है, सॉल्व करने पे मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू -2। तो जिसमें भी c का पावर -2 या c अपॉन में वही आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर में हम लोगों ने सारे PYQs कर लिए। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा मोशन इन 1 डायमेंशन। और जिस भी टॉपिक में अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे को कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को और डिटेल में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, और किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी उसको भी दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर इस टेस्ट को आप लोग देना चाहते हैं तो टेस्ट जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। इस टेस्ट को आप जितने टाइम्स चाहें उतने टाइम दे करके अपना चेक कर सकते हैं कितने आंसर कितने करना पसंद है। ठीक है, थैंक यू।